नमस्कार। बोल क्लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। क्या सारा खेल इस बात को लेकर है कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो कैमरा की आंख जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कहीं और ना जाए। इसीलिए ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया जा रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर से कैमरा की निगाह को हटा सके। खबर क्या है दोस्तों? राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो राम मंदिर के उद्घाटन में न आए। कौन है ये दोनों, याद है कि नहीं आपको? 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल कमीशन लेकर आए थे तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी में उसको लेकर एक विरोध था। अब खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे, इसीलिए लालकृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू कर दी। वो रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी उसके चलते देश में दंगे हुए, कई लोग मारे गए। आखिरकार लालू प्रसाद यादव ने उसे बिहार में रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बिहार में दंगे हो। मैं आपको यह घटनाक्रम क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उस घटनाक्रम का परिणाम जो है वो सामने उभर कर आता है 6 दिसंबर 1992 को, जब बाबरी का ढांचा गिराया जाता है। वो दिन जिसे लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी जिंदगी का सबसे काला दिन बताया था। कहने का अर्थ क्या है? आज अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इसकी नींव 1990 को लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी इस रथ यात्रा के जरिए रखी थी। आज चंपत राय कहते हैं कि खराब स्वास्थ्य की वजह से आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह फैसला तो लालकृष्ण आडवाणी को करना चाहिए ना, या मुरली मनोहर जोशी को करना चाहिए कि वो आए या ना आए? चंपत राय ने पहले से ही उन्हें चंपत कर दिया और पहले से ही कह दिया कि आपको आने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के बारे में कहा गया है। याद कीजिए, सबसे पहला बयान चंपत राय का क्या आता है? सबसे पहला बयान यह आता है कि जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है वो यहां न आवे। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री जरूर आएंगे जबकि वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। चंपत राय ने यह भी कहा था कि किसी मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं है, जबकि यह चंपत राय का अधिकार क्षेत्र नहीं है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है, लिहाजा यह चंपत राय का अधिकार क्षेत्र नहीं था। मगर स्वाभाविक सी बात है, अगर आप चंपत राय के शब्दों को पढ़ें, उसकी सोच पर गौर करें, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि 22 जनवरी को सिर्फ एक राजनेता मंच पर रहे और वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो नहीं चाहते किसी भी सूरत में कैमरा कहीं और जाए। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर लालकृष्ण आडवाणी वहां मौजूद होते हैं तो मजबूरन न्यूज चैनल्स को कहना पड़ेगा कि राम रथ यात्रा तो आडवाणी ने की थी, जिसका परिणाम हमने 6 दिसंबर 1992 को देखा था। और स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही एक और घटनाक्रम में हुआ है। और कौन सा घटनाक्रम मैं आपको बताता हूं। याद कीजिए, जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था, अगर संवैधानिक पद की बात करें तो प्रधानमंत्री से ऊपर कौन है? देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी पृष्ठभूमि की हैं, मगर नई संसद के उद्घाटन में उन्हें नहीं बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री संगोल हाथ में लिए जो हैं चलते हैं और जय जयकार होती है। संगोल के सामने जब वो साष्टांग होते हैं तो उनके मंत्री प्रहलाद जोशी कहते हैं कि राजा जो है वो संगोल के सामने शीश झुका रहा है। उस वक्त भी यही हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया था ताकि कैमरा प्रधानमंत्री के अलावा कहीं और जाए, क्योंकि संवैधानिक तौर पर द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री से ऊपर हैं। इसीलिए उन्हें बुलाया ही नहीं गया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब वही चीज जो है वो हो रही है 22 जनवरी को, जब राम मंदिर के कपाट जो हैं खोले जा रहे हैं, उसका उद्घाटन हो रहा है।
ये वही चंपत राय हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भगवान विष्णु का अवतार हैं। यानी कि प्रधानमंत्री को या तो ईश्वर बता देना या फिर ईश्वर के बराबर बता देना। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, कहां है इसमें राम के प्रति आस्था? जब भारतीय जनता पार्टी वाले ये नारे लगाते हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाए हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतना बड़ा समझती है कि उसे लगता है कि वो राम को लेकर आए थे। बीजेपी आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद इतना ऊंचा समझती है कि राम मंदिर के उद्घाटन में न लालकृष्ण आडवाणी न मुरली मनोहर जोशी, उन्हें भी नहीं बुलाया जाता है। और खराब सेहत की बात जो कर रहे हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, इस मौके पर क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया? बताइए भाई, जब प्रधानमंत्री वहां जा सकते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां क्यों नहीं जा सकते? अपने आप में कितना खूबसूरत संदेश जाएगा बताइए कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति राम मंदिर के उद्घाटन में वहां मौजूद हैं। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन्हें न्योता दिया? इसी मंच पर और अन्य अपने अलग अलग मंचों पर मैं आपको बार बार बतला चुका हूं कि अब आने वाले दिनों में न्यूज चैनल्स हों, अखबार हों, सब राम मंदिर और उससे जुड़ी राजनीति से सराबोर होने वाली हैं। और बात राम की नहीं होगी, नहीं, राम आस्था की बात भी नहीं होगी। कोशिश यह होगी कि 22 जनवरी को जो घटनाक्रम होने वाला है उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा चुनावी फायदा हो। वरना मुझे बताइए, आखिर उस दिन प्रधानमंत्री के अलावा वहां पर किसी अन्य राजनीतिक शख्सियत को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? क्यों चंपत राय जो है वो कह रहे हैं कि कोई अन्य संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ना आए, मुख्यमंत्री ना आए? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस पे सवाल होंगे ना। सबसे बड़ी बात, गोरखनाथ मंदिर के मठ से जुड़े हुए हैं मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्हें भी ऐसा लगता है निमंत्रण नहीं है। कम से कम राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय के तेवरों से यही स्पष्ट होता है दोस्तों। सारी कोशिश यही है, आम चुनावों में मुश्किल से 3 महीने का वक्त रह गया है। राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए प्रधानमंत्री को भगवान का अवतार बताया जाए, जो कि चंपत राय कह चुके हैं। मगर ये तो चंपत राय हुए। देश के उपराष्ट्रपति, एक संवैधानिक पद, देश के उपराष्ट्रपति कहने को एक ऐसा व्यक्ति जिसे निष्पक्ष होना चाहिए, मगर जगदीप धनखड़ लगातार इस तरह के बयानात दे रहे हैं मानो वो भाजपा के एक नेता हों। उनका ताजा बयान देखिए, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर डाली है। इस वक्त देश में जिस तरह का शासन चल रहा है उसकी तुलना उन्होंने गीता से कर डाली है। विश्वास ना हो तो मैं आपको उनका बयान पढ़ के सुनाना चाहता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। बकौल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरे सामने कौन है? रिश्तेदार होंगे, गुरुजन होंगे, प्रियजन होंगे, मित्र होंगे, पथ भ्रष्ट मत हो, कर्तव्य को मत छोड़ो, कर्तव्य को करते रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यही कर रहे हैं। ये इस देश के उपराष्ट्रपति हैं, मगर इनके बयानात देखिए मानो भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता या केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कोई मंत्री हो। दूसरा बयान, भारतवर्ष का जो वर्तमान गवर्नेंस है उसको मैं गीता गवर्नेंस कह सकता हूं। सुनिए पहले वो क्या कह रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। तो भारतवर्ष की प्रेजेंट जो गवर्नेंस है इसको मैं गीता गवर्नेंस कह सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन आपके सामने कौन है? रिश्तेदार होंगे, जानकार होंगे, गुरुजन होंगे, प्रियजन होंगे, मित्रजन होंगे। पथ भ्रष्ट मत हो, कर्तव्य को मत छोड़ो, कर्तव्य को करते रहो। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज यही कर रहे हैं। गीता गवर्नेंस, जगदीप जी। धनखड़ साहब मुझे एक बात बताइए, 92 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठा रहे थे।
सिर्फ इसलिए कि वो ये कह रहे थे कि जिस प्रताप सिम्हा ने 2 लोगों को गेट पास दिया था, जो 2 लोग दर्शक दीर्घा से कूद गए थे, जो एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक थी, वो लोग सिर्फ इतना कह रहे थे कि अमित शाह सदन में आए और बयान दें। मगर 92 लोगों को निलंबित कर दिया जाता है, 92 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। और जगदीप धनखड़ जी, आप यह कहते हैं कि देश में गीता गवर्नेंस चल रहा है। अगर वो सामान्य सी बात थी तो उन लोगों पर आतंकवाद की धाराओं में आपने मुकदमा क्यों किया? बताइए, क्यों किया? आप सामान्य धाराओं में उन पर केस कर सकते थे, मगर आपने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत, यूएपीए के अंतर्गत उन पर केस किया। यानी कि आप मामले को गंभीर बता रहे हैं। और अगर मामला गंभीर है और उसका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से है, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह सामने क्यों नहीं आ रहे? और फिर आप गीता गवर्नेंस की बात करते हैं। आज की तारीख में जो भी सवाल करेगा वो एंटी नेशनल हो जाएगा। और यही बात जगदीप धनखड़ के तेवरों में भी दिखाई देती है। एक और शर्मनाक बयान आपके सामने। एंटी नेशनल नैरेटिव्स आर लाइक कोविड वायरस। यह बयान उन्होंने 17 दिसंबर को दिया था। एंटी नेशनल नैरेटिव्स कौन फैसला करेगा? बताइए। आप लोगों को बगैर चार्जशीट दाखिल किए यूएपीए के अंतर्गत जेल में डाल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी यह फैसला कर रही है कि कौन प्रो इंडिया है और कौन एंटी इंडिया। और अब आप अपनी सुविधा अनुसार यह कह रहे हैं कि एंटी नेशनल नैरेटिव्स आर लाइक कोविड वायरस। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सवाल करना एंटी नेशनल है? बताइए। सदन के अंदर मैं नहीं भूला हूं किस तरह से दिग्विजय सिंह ने नसीहत दी थी जगदीप धनखड़ को कि आपको पक्षपात से ऊपर रहना होगा। यह अपने आप में अप्रत्याशित है। बड़े पैमाने पर लोगों को संसद से निलंबित किया जा रहा है, राज्यसभा, लोकसभा से निलंबित किया जा रहा है। निलंबन की प्रक्रिया इस तेजी से चल रही है कि ऐसे ऐसे लोगों को भी निलंबित किया जा रहा है जो सदन में मौजूद ही नहीं थे। और फिर आप यह कह रहे हैं कि देश में इस वक्त जो शासन है वो गीता के गवर्नेंस, गीता के सिद्धांतों के हिसाब से चल रहा है। आपके दाएं हाथ को नहीं पता कि बायां हाथ क्या कर रहा है। आपका सिर्फ एक मकसद है कि सदन के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दे, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का बोलबाला हो। और यह शर्मनाक है कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से लेकर, देश के उपराष्ट्रपति से लेकर, कुछ जजेस से लेकर तमाम लोग बस इसी बात में लगे हुए हैं कि किसी तरह से प्रधानमंत्री का महिमा मंडन किया जाए, बस, और कुछ नहीं। और कितनी अजीबोगरीब बात है ना। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो पिछले 10 सालों में कह रही है कि भाई सरदार पटेल के साथ क्या नाइंसाफी हुई, सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या नाइंसाफी हुई, सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री हो सकते थे। और आज आपके सबसे बड़े आदर्श लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ आपने क्या किया? बताइए। क्योंकि जो मॉडर्न बीजेपी है, जो मौजूदा बीजेपी है, उसकी नींव किसकी राजनीति में है? उसकी नींव है राम रथ यात्रा में जो लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली थी। उसका एक हिंसक इतिहास, वो एक अलग मुद्दा है, उसकी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। मगर बड़ा सवाल यह कि अपनी राजनीति के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन के लिए आप लाल कृष्ण आडवाणी को भूल गए हैं। तो क्या ऐसे में आपको पटेल के बारे में, बोस के बारे में कहने का अधिकार है? और कीजिएगा मेरी इस बात पर, क्योंकि बोल के लब आजाद हैं तेरे में हम वो मुद्दे उठाते हैं जो असहज करने वाले हैं, जिसे सुनना कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं। मगर हम तो बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, लगातार बोलेंगे और डंके की चोट पर बोलेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।